बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यार शाज़िया, ये भी कोई परेशान होने की बात है। तुम्हें फ़ौरन चलकर अस्पताल में एक्सरे करवाना चाहिए। जब तक बीमारी की तशख़ीस न हो तब तक इलाज मुमकिन नहीं है। तुम एक बार चलकर मेरे कहने पर अस्पताल में एक्सरे करवा लो, सारी बीमारी खुलकर सामने आ जाएगी। नीलम की बात सुनकर मैं शक में पड़ गई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से सख्त दर्द था। मेरी कमर का दर्द जा ही नहीं रहा था। इसी वजह से मैंने अम्मा से कहा कि मुझे किसी हकीम से दवा ला कर दे दें। तभी हमारे घर नीलम आ गई और कहने लगी, हकीमों की दवाएं सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को बीमार करती हैं, जिगर भी ख़राब करती हैं और उनके और भी मसाइल होते हैं। मैं उसकी बातें सुनकर डर गई थी, क्योंकि हकीकत तो यही है कि हकीमों की दवाएं इंसान को बिला तशख़ीस के दी जाती हैं और उनका कोई भरोसा भी नहीं होता। मैंने नीलम से कहा कि वो मुझे अस्पताल ही लेकर जाए। नीलम बोली कि पहले तुम्हारा। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे एक्सरे वाले डॉक्टर के पास लेकर चलो। कहने लगी, कोई मसला ही नहीं, मैं अस्पताल में सभी लोगों को जानती हूँ। लो भला, मेरी जान पहचान का फ़ायदा मेरी दोस्त को नहीं होगा तो किसे होगा। नीलम की बात सुनकर मैंने कहा, वैसे तुम तो ना नर्स हो ना ही डॉक्टर, ना अस्पताल से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ है, तो फिर तुम्हारी अस्पताल में इतनी जान पहचान कैसे है। नीलम मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गई, फिर अचानक हंसकर बोली, अरे तुम्हारी दोस्त को क्या ताल्लुकात बनाने के लिए अब डॉक्टर बनना पड़ेगा। आजकल तो लोग एक ही मुस्कुराहट पर फ़िदा हो जाते हैं। तुम्हारी सहेली की मुस्कुराहट में बड़ी ताकत है शाज़िया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा और मुस्कुरा दी। मैं उसकी बात समझ गई थी कि शायद किसी डॉक्टर या फिर टेक्नीशियन से उसकी दोस्ती होगी, इसी वजह से वो ऐसा कह रही थी। कल के दिन मुझे नीलम के साथ एक्सरे के लिए जाना था। मैं तैयार होने लगी तो अम्मा मुझे देखकर परेशान हो गईं। बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हें एक्सरे के लिए नहीं जाना चाहिए। आजकल अस्पतालों के माहौल ठीक नहीं हैं, और फिर नीलम तो खुद बच्ची है, ये क्या तुम्हें हिफाजत से लेकर जा सकेगी। अगले हफ्ते तुम्हारे अब्बा आएंगे तो तुम उनके साथ चली जाना। अम्मा, आप कैसी बातें करती हैं। अस्पताल में भला किसी को क्या ख़तरा होगा। ना हमसे कोई चीज़ चोरी हो सकती है, ना ही कोई हमें छेड़ेगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, अगर औरत अकेली भी जा रही हो, उसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात ना भी हों, तो सबसे कीमती चीज़ उसकी इज़्ज़त होती है। तुम दोनों की इज़्ज़त नहीं है क्या तुम्हारे पास? बिल्कुल है। तो फिर क्या तुम खुद को किसी से कम कीमती समझती हो। अम्मी की बात सुनकर मैं और नीलम दोनों हंस पड़े। अम्मी, खुदा के लिए, आप कौन से ज़माने में जी रही हैं। आजकल लड़के इतनी बेवकूफ़ नहीं हैं कि किसी के भी हाथ में आ जाएं, इसलिए आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। नीलम ने भी अम्मी को तसल्ली दी और हम दोनों घर से निकल गए। रास्ते में नीलम मुझसे अजीबोगरीब बातें पूछने लगी। तुमने अंदर कौन से कपड़े पहन रखे हैं? बुर्का पहना है? अंदर कोई हल्के से कपड़े पहनो तो फिर ज़्यादा सही होता है। एक्सरे करवाने के लिए जाते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि किसी धात का इस्तेमाल आपके कपड़ों में ना हुआ हो। अपने सर पर अगर कोई क्लिप वगैरह लगा है तो वो भी उतार दो। अच्छा, तुम्हें बड़ा तजर्बा है एक्सरे का। क्या तुम एक्सरे करती रही हो? नहीं, असल में मेरी भी कमर में दर्द होता था। मैंने 2-3 बार एक्सरे करवाए हैं ना, तो मुझे तजर्बा हो गया है। अब तुम्हारा भी कमर का एक्सरे है तो जाहिर है तुम्हें इन सारी बातों का ख्याल रखना होगा। नीलम की बातें मैं सुन तो रही थी, लेकिन मुझे उसके चेहरे के तासुरात उसकी बातों से मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। लगता था जैसे नीलम के दिल में कोई और बात भी चल रही है, जिसे वो मुझे बताना नहीं चाहती। थोड़ी देर में हम एक्सरे रूम के बाहर पहुंच गए थे। नीलम को एक्सरे रूम का रास्ता यूं याद था जैसे वो यहाँ बरसों से आती रही हो, हालांकि उसे अस्पताल में जाते हुए कुछ ही दिन हुए थे। खैर, हम लोग थोड़ी ही देर के बाद एक्सरे रूम के अंदर चले गए। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। यह एक्सरे रूम अस्पताल की बेसमेंट में था। मैं तो ये सारा अंधेरा देखकर बहुत घबरा गई। मैंने नीलम का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और कहा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? ये एक्सरे रूम कम और भूत खाना ज़्यादा लग रहा है। मुझे तो यहाँ डर महसूस हो रहा है। चलो ऊपर किसी दूसरे अस्पताल से एक्सरे करवा लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? ये सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर सिर्फ 150 रुपये लगता है एक्सरे का, और प्राइवेट अस्पतालों में 800 से 1200 का एक्सरे होता है। उसने मुझे पैसे गिनवाए तो मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं घर से सिर्फ 500 रुपये लेकर आई थी, जिसमें मुझे गोलगप्पे भी खाने थे और अपने कपड़ों की लेस भी लेनी थी।
अब मैं चुप होकर खड़ी थी। नीलम ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसे ही अंधेरा छाया रहता है क्योंकि एक्सरे के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी काफ़ी भारी होती है, तो इसी वजह से उसे बेसमेंट में रखा जाता है ताकि मशीनरी को कोई नुकसान न पहुँचे। मैं उसकी बातें सुनकर चुप खड़ी थी। थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और रोशनी हो गई। कमरे की रोशनी में मुझे एक ही मरियल सा आदमी नज़र आया। ये शायद यहाँ का लैब टेक्नीशियन था। अज़हर भाई, आप इनका एक्सरे कर दीजिए। आपके पास पर्ची है? नहीं जी, पर्ची की मुझे क्या ज़रूरत। उसने ऐसे जताया जैसे कि वो अज़हर को काफ़ी अरसे से जानती हो। अच्छा ठीक है, लाओ मैं एक्सरे कर देता हूँ, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मुझे एक गाउन पहनने को कहा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ये कैसी बात है? एक्सरे तो कपड़ों में भी हो जाता है, इसके लिए कोई गाउन पहनना ज़रूरी नहीं होता। मैंने एतराज़ किया तो वो आदमी बिगड़ कर कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा मैडम, मुझे क्या है, मत करवाइए एक्सरे। मेरे पास यहाँ बहुत मरीज़ आते हैं, मैं पहले ही बातें कर कर के थक जाता हूँ। आपको करवाना है तो करवाएं, नहीं तो जाएं। और फिर उसने नीलम को गुस्से से देखा। कैसे मरीज़ लेकर आती हो तुम? जाओ यहाँ से, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वो आदमी बहुत बेजार और उलझा हुआ लग रहा था। उसे देखकर ही मुझे घिन आ रही थी। चलो नीलम, मुझे यहाँ से एक्सरे नहीं करवाना। गवर्नमेंट के अस्पताल और भी बहुत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये किराया लग जाएगा। हम दूसरे अस्पताल में चलते हैं, वहाँ जाकर एक्सरे करवाते हैं। मेरी बात सुनकर नीलम ने मुंह बना लिया। तुमने अज़हर भाई को नाराज़ कर दिया। वो बेचारे तो एक्सरे करते हैं, सारा दिन यही काम करते रहते हैं। उनको आदत नहीं होगी ना लोगों से इस तरह की बातें सुनने की। तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। नहीं भाई, मैं इतने मशकूक हालात में एक्सरे करवाने से तो रही। अब तुम ऐसा करो कि मुझे किसी सरकारी अस्पताल लेकर जाओ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा। मेरी बात सुनकर नीलम और मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। नीलम कुछ परेशान दिखने लगी। हमने ऑटो किया और दूसरे अस्पताल पहुँच गए। मैंने यहाँ अपना एक्सरे करवाया। उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद आकर रिपोर्ट ले जाइएगा। उसके बाद मैं घर आ गई थी। नीलम ने मुझे बताया कि अगर दवा लेनी हो तो बताना, मैं तुम्हें किसी जानने वाले के स्टोर पर लेकर जाऊंगी। मैंने नीलम का शुक्रिया अदा किया और मैं घर आ गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि नीलम कहाँ गई। अगली सुबह जबकि मुझे स्टोर पर जाना था, मैंने नीलम को बहुत सारी कॉल्स की, उसको मैसेज भी किए, मगर उसका जवाब नहीं आया। नीलम की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि मैं इजाज़त दें तो नीलम के घर जाना चाहती हूँ। नीलम का घर ज़्यादा दूर नहीं था, हमसे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर होगा। मैं पैदल भी जा सकती थी, इसीलिए मैं पैदल ही नीलम के घर की तरफ चल पड़ी। नीलम के घर जाते हुए मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हजूम सा था। लोग काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुके थे, जबकि बाहर एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने जाके हजूम से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि एम्बुलेंस वाले जो बाहर खड़े थे उन्हें भी बताया नहीं गया था कि अंदर हुआ क्या है। उन्हें तो बस कॉल आई थी और वो शायद मरीज़ को लेने के लिए वहाँ पहुँचे थे। मुझे फ़िक्र होने लगी कि शायद नीलम के अब्बा जान बीमार थे तो उन्हें कोई मसला हो गया होगा, क्योंकि नीलम अपने अब्बा की बीमारी का जिक्र अक्सर किया करती थी। लेकिन मैं अंदर गई तो नीलम के अब्बा सामने ही बैठे, दिल पर हाथ रखे बैठे रो रहे थे। क्या हुआ है अंकल जी? मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई तो वो अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, जाओ बेटी, नीलम के साथ अस्पताल जाओ, उसकी हालत बहुत ख़राब है। फिर मैंने अंदर देखा तो नीलम की अम्मी और उसकी बहन को एक चादर में लपेट कर स्ट्रेचर पर डाल रही थीं। ये सारा मंजर देखकर मेरा तो दिल दहल गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि मुझे नीलम को इस हालत में देखना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं कोई मदद करती, नीलम के घर वालों ने उसे स्ट्रेचर पर लटाया और फिर उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए। मेरी नज़र सबसे पहले नीलम के फ़ोन पर पड़ी थी, जिसे झपट कर मैंने ले लिया। मैंने नीलम का फ़ोन इसलिए लिया कि अगर इसमें कोई ज़रूरी मालूमात है तो वो मुझे मिल सके। मैं नहीं जानती थी कि नीलम ने ऐसा क्यों किया। नीलम के घर वालों के मुताबिक उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी और इसी वजह से हालत ख़राब होने पर ये लोग उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे। सारे घर में कोहराम मचा हुआ था। नीलम अपनी जान लेने की कोशिश पता नहीं क्यों कर रही थी, जबकि मुझे वो कल परसों ही मिली थी तो वो बिल्कुल खुशबाश थी। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था।
نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی شکایت کی تھی۔ گھر کے حالات بھی برے تھے، مگر اتنے بھی نہیں کہ وہ اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیں۔ میں نے نیلم کا فون اپنے بیگ میں رکھا اور ایمبولینس میں ان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نیلم کی بہنیں مجھے جانتی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ بھی رونے لگیں، بولیں کہ ہم نہیں جانتے، بس نیلم نے آج اپنی جان لینے کی کوشش کی تو ہم اسے ایمبولینس میں ڈال کر لائے ہیں۔ آپ اس کی سہیلی ہو، اگر آپ کو کچھ پتہ ہو تو ہمیں بتا دو۔ لگتا ہے کہ ہسپتال میں پولیس بھی آ جائے گی۔ ایسے کیس پر پولیس والے کو بھی بلا لیا جاتا ہے، کیونکہ ہسپتال میں ایمبولینس کو دیکھ کر کئی سوال اٹھتے ہیں کہ اگر کوئی قتل کا کیس ہے تو اس کے بارے میں مکمل تفتیش کی جائے۔ میں نے کہا جب تک آپ پولیس کو خود کال نہیں کریں گے، پولیس ایسے کبھی بھی نہیں آئے گی۔ آپ لوگ انہیں بتا دیجیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ خیر، نیلم کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ یہ بھی ایک سرکاری ہسپتال ہی تھا۔ نیلم کو فوراً ایمرجنسی میں لے کے جایا گیا۔ اب اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگ کمرے کے باہر بیٹھے نیلم کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا اور اب بیچاری نیلم بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ خدا جانے ڈاکٹر نے نیلم کی فائل دیکھی یا نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد باہر آ کر اترے چہرے کے ساتھ جو خبر ڈاکٹر نے نیلم کے بارے میں سنائی تھی، اس سب نے نہ صرف ہمارے ہوش اڑا دیے بلکہ نیلم کے پورے خاندان کا سر بھی جھکا دیا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نیلم کے ساتھ یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بہنوں اور اماں کے سر جھک گئے۔ ماں بولی کہ اس سے اچھا تھا کہ نیلم مر ہی جاتی، ہمیں اس طرح کی حالت میں تو نیلم نہیں چاہیے۔ کیوں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اماں جی؟ ڈاکٹر نے نیلم کی امی سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، نیلم تو غیر شادی شدہ تھی، پھر جو بات آپ بتا رہی ہیں وہ تو ہمارے لیے بہت بری ہے، لیکن اچھا ہوا کہ مصیبت سے جان چھوٹی، اس کا بچہ ضائع ہو گیا، وگرنہ اگر وہ بچہ لے کر گھر جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی جان تو بچ جائے گی نا؟ نیلم کی امی نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر جو یہ خبر سنا کر پریشان تھی کہ نیلم کا بچہ ہم نہیں بچا سکے، ہمیں افسوس ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، صرف لڑکی کی جان بچا پائے ہیں۔ اس ڈاکٹر کو لگا تھا کہ شاید سب لوگ نیلم کے بارے میں بچے کا سن کر پریشان ہو جائیں گے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر والے تو اس مصیبت کے ختم ہونے پر خوشیاں منائیں گے اور ان کے دل سے ایک بوجھ اترے گا۔ میں نے کسی سے نہیں پوچھا کہ نیلم کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کیونکہ میرے پاس نیلم کا فون تھا اور اب میں اسے چیک کرنے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ نیلم کے گھر والے اب تھوڑے کم پریشان نظر آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے نیلم کی جان جاتے ہوئے دیکھی تھی۔ اب جب کہ نیلم آ چکی تھی اور اس کی حالت خطرے سے باہر تھی تو نیلم کی ماں کا سانس بحال ہوا۔ نیلم کے ابا کو یہ ساری بات نہیں بتائی گئی۔ ڈاکٹر سے بھی خاص درخواست کی گئی کہ نیلم کی یہ بات اس کے اماں ابا سے چھپائی جائے۔ ماں کو تو خیر پتہ تھی، لیکن بھائیوں کو اور باقی لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی گئی۔ گھر کے مردوں سے یہ سب کچھ چھپایا جا رہا تھا، کیونکہ نیلم نے کبھی بھی اپنے ابا کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اب ایسی خبر کے بعد وہ اپنے باپ کے سامنے کیسے جاتی؟ نیلم کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے کمرے میں ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ کسی کے بھی منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، نہ کسی کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اسے میرا نام بتائیں، شاید وہ مجھ سے ملنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دے۔ ڈاکٹر نے ایسا کیا تو نیلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری سہیلی شاہدہ کو اندر بھیج دیں۔ میں اندر گئی تو نیلم کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نیلم، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ میں نے اس سے جاتے ہی پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ مجھے معاف کر دو شازیہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کرنے کی کوشش کی، لیکن بدلے میں جو میرے ساتھ ہوا وہ تو شاید میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی۔ ایسے مت کہو نیلم، تم نے میرے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نہیں شازیہ، میں آج اگر اس حال میں پہنچی ہوں تو وہ صرف اور صرف اپنی بدنیتی کی وجہ سے پہنچی ہوں۔ یہ کہہ کر نیلم رونے لگی تو مجھے مزید افسوس ہوا۔ نیلم، تم مجھے ساری بات بتا دو کہ ہوا کیا ہے۔ میرا فون بھی تمہارے پاس ہے۔ مجھے تو سچ پوچھو تو ڈر ہی لگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اب تم زندگی کی بازی ہار گئی ہو۔ شازیہ، اس سب سے تو اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتی۔ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی، میرے لیے تو مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ نیلم نے آگے بات ادھوری چھوڑ دی اور پھر سے رونے لگی۔
नीलम तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर नीलम ने जो बात मुझे कान में बताई थी वो तो वाकई में बहुत परेशान कुन थी, लेकिन मेरे पास हर चीज़ का हल था। ये बात सारी हस्पताल से मुतालिक थी और इस हस्पताल ने ही मेरी सहेली की ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा था। ये नहीं कि आज नीलम इस हाल तक पहुंची थी, अगर मैं उसकी मदद ना कर सकी तो फिर शायद सारी ज़िंदगी वो इसी तरह तड़पती रहे। नीलम ने जो बात मुझे बताई थी उसकी वजह से अब मुझे उसकी मदद करना ही थी। मैंने अपने बड़े भैया से बात की। बड़े भैया का दोस्त पुलिस में था। सारी बात समझने के बाद उसने मुझसे कहा कि इस सारे केस में तुम्हें भी शामिल होना पड़ेगा। अगर तुम शामिल नहीं हुई तो फिर हम नीलम की मदद नहीं कर सकेंगे। मैंने अपने भाई से इजाज़त मांगी तो वो ये सब करने के लिए मान गया। वैसे भी मैं एक बार पहले भी नीलम के साथ अस्पताल में जा चुकी थी। मैंने एक्सरे करवाने थे। मैंने सोचा कि मैं वही बहाना बनाकर दोबारा से अस्पताल के उसी कमरे में जाऊंगी, क्योंकि नीलम की मुसीबतों का आगाज़ भी अस्पताल के उसी गोशे से हुआ था। नीलम ने मुझसे कहा कि फ़िलहाल तुम मेरे बारे में कोई बात नहीं करना, ना ही जिक्र करना, बस जैसा मैं कहती जाऊं तुम वैसे ही करना। नीलम ने मुझे सारी बातें बता दी थीं। मैंने अब नीलम जैसा हुलिया बना लिया था। मैंने काले रंग की चादर से खुद के चेहरे को भी ढांप दिया। अब मैं कमोबेश नीलम जैसी ही लग रही थी। जो जो बातें उसने मुझे सिखाई थीं मैं उन सब बातों को याद कर चुकी थी। नीलम के सामने दोहरा कर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि मैं कभी भी पकड़ी नहीं जाऊंगी, सो मैंने खुद को अच्छी तरह से ढांप लिया। बाकी 2 लोग मेरे साथ ही थे। हम लोग अस्पताल के कमरे में पहुंच गए। मामूल के मुताबिक बेसमेंट में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। मैंने हर तरफ देखा, कहीं पर भी रोशनी नहीं थी। मैंने नीलम वाले अंदाज में अजहर को आवाज़ दी, अजहर कहाँ हो तुम? बाहर भी आ जाओ, इतनी नाराज़गी। मेरी ये बात सुनना थी कि पूरा कमरा रोशनियों से भर गया। अजहर ने ऐसे आकर रोशनी जलाई जैसे वो यहाँ पर रहने वाला किसी खुफिया ख़जाने पर बैठा सांप हो जिसे यहाँ की हर एक चीज़ का पता था। उसने अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए ढटाई से मेरी तरफ आते हुए कहा, क्यों भाई, तुम तो बड़ी जल्दी ही अपनी रास्ते पर वापस आ गई। तुम तो कह रही थी कि अब तौबा ताइब करके तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाओगी। बस इतनी सी हिम्मत थी तुम में। क्यों, अगर मैं ना आती तो क्या कर देते तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो ना नीलम जाने मन कि अगर तुम ना आती मेरे पास तो मैं क्या करता। मैंने उसकी बात सुनकर एक कहा लगाया और कहा, ऐसा भी क्या है तुम्हारे पास जो तुम मुझे रोक सकते हो, नीलम जैसे तूफ़ान को। मेरी बात सुनकर ढटाई से वो हंसा और बोला, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास कितनी सारी वीडियोस पड़ी हैं तुम्हारी। पहले दिन जब तुम यहाँ एक्सरे करवाने आई थी उस दिन से लेकर पिछले हफ्ते तक की वीडियो पड़ी है मेरे पास। क्या आफत लग रही थी तुम। एक एक पल याद है मुझे, कुछ भूलता नहीं। तुम हो ही इतनी हसीन, ऊपर से जब तुम सुर्ख रंग के कपड़े पहनती हो ना तो और भी कयामत लगती हो। वो शख्स बड़ी ढिठाई से नीलम के बारे में बातें कर रहा था। मैं ये सब कुछ सुनकर बर्दाश्त न कर सकी और अपने चेहरे से मैंने नकाब उतार दिया। तुम्हें क्या लगा कि तुम सारी ज़िंदगी उस मासूम जान से खेलते रहोगे? मेरा चेहरा देखकर वो आदमी ठटक कर रह गया था। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन अब वो मज़ीद इंतकाम पर उतर चुका था। मेरे सामने आकर उसने मुझे बाजू से पकड़ा और बोला कि तुमने जो चालाकी की है मैं सब समझ गया हूँ। मैंने कहा था कि कोई मासूम शरीफ लड़की लाए, उसे मेरे चुंगल में फंसा दे तो मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा, लेकिन नीलम तो तुमसे भी ज़्यादा शातिर निकली। उसने अपनी जगह अपनी कनीज़ को भेज दिया और देखो तुम आ भी गई। चलो अच्छा हुआ, नीलम से तो अब मैं बोर भी हो गया था, मेरा दिल भर गया था। फिर ऊपर से वो गिले शिकवे शिकायतें रोना धोना भी करती थी। वैसे तुम्हारा मेरे पास कुछ है नहीं, तुम तो जब चाहोगी चली जाओगी, तो पीछे मेरा क्या होगा? अजहर शायद उन वीडियोस की बात कर रहा था जो उसने नीलम की रिकॉर्ड कर रखी थी, जिनकी बिना पर वो उसे हर रोज़ ब्लैकमेल किया करता था। मैं सारा खेल समझ चुकी थी, पर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी कि मैंने अपने भाई को बाहर रुकने का कहा था, जबकि इस एक्सरे रूम के अंदर एक खुफिया दरवाज़ा भी था
جو کہ اظہر بند کر چکا تھا۔ مجھے اس دروازے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا کہ یہ کیسے کھلتا ہے اور میں یہاں سے باہر آؤں گی۔ میں اس کمرے میں بری طرح سے پھنس چکی تھی کیونکہ پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دروازہ لوہے کا تھا۔ میرے بھائی کو بھی شاید اس دروازے کا اندازہ نہیں تھا۔ میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے اظہر کو آخری وارننگ دی کہ میں یہاں پر ایک عام لڑکی نہیں بلکہ پولیس کی طرف سے انسپیکشن پر آئی ہوں اور اب اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اتنے میں نے ہوشیاری سے دروازہ کھول دیا۔ میرا بھائی اور بھائی کا دوست جو کہ نفری کے ساتھ آئے تھے وہ فوراً ایکس رے روم کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ مشن کامیابی سے پایۂ تکمیل تک پہنچا، وگرنہ میری ذرا سی غلطی نیلم کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے ڈوبتی۔ اظہر کو وہاں سے نکال کر پولیس وین میں بٹھایا گیا۔ آگے کے حالات بڑے ہی دل دہلا دینے والے تھے۔ میری تو یہ جان کر روح لرز چکی تھی کہ اظہر کے پاس جو کچھ تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا، اور جس کی وجہ سے وہ نیلم کو بلیک میل کرتا آیا۔ وہ کسی بھی لڑکی کو بلیک میل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اظہر نامی اس درندے نے ایکس رے روم میں کیمرے لگا رکھے تھے، جا بجا کیمرے جن سے وہ لڑکیوں کی ہر طرح کی تصاویر محفوظ کر لیتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایکس رے روم میں اپنی نوکری کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ حالانکہ ایکس رے کے لیے ہسپتال کا گاؤن پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جس قسم کا بھی ایکس رے ہوتا وہ ہر مریضہ کو ایک ہی بات کہتا کہ آپ کو ہسپتال کا گاؤن پہننا پڑے گا، جبکہ یہ سب کچھ ضروری نہیں تھا۔ مجھے تو اظہر کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا، ساتھ ہی نیلم کی بزدلی پر بھی کہ اگر ایک بار اس کے ساتھ کچھ غلط ہو بھی گیا تھا تو اسے اس سب ظلم کا نشانہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ بجائے اپنی جان لینے اور اپنی عزت گنوانے کے، اسے چاہیے تھا کہ وہ کسی اور کو ضرور آگاہ کرتی تاکہ وہ درندہ اس کا فائدہ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکتا۔ پر نیلم کی اپنی بھی غلطی تھی۔ اس نے زندگی بھر شاید صرف ڈرنا ہی سیکھا تھا، اور مجھے بھی وہ بظاہر تو اظہر کے لیے ہی لے کر گئی تھی، لیکن میں اپنی ہوشیاری اور عقل مندی کی وجہ سے بچ کر آ گئی، ورنہ شاید میرا بھی حال نیلم جیسا ہوتا۔ لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ بڑے سے بڑا سسٹم ہو، بڑے سے بڑا ادارہ ہو، لیکن کبھی اپنی عزت۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔